बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। अब आपको ये तो पता ही होगा इसकी जरूरत क्यों है, व्हाई इट इज नीडेड, इसकी जरूरत क्यों है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है, कैन नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस, कैन नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन between metal conductor and insulator, ठीक है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन, द मेन उसका फेलियर है वो ये है कि वो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि कौन से सॉलिड कंडक्टर होंगे, कौन से सॉलिड इंसुलेटर, ओके। तो जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी का बेसिस था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन थ्योरी was based electron theory was based on the assumption that electrons are moving, electrons are moving in zero potential, moving in zero lattice potential, zero lattice potential। अब ये लैटिस पोटेंशियल किसका नाम है, जीरो लैटिस पोटेंशियल। लैटिस पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल ऑफ आयंस, ठीक है, आर मूविंग इन जीरो लैटिस पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल ऑफ आयंस, पोटेंशियल ऑफ आयंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आयंस उन पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आयंस यहां पर लिखते हैं, आयंस आर अप्लाइंग नो फोर्स, भाई फ्री कब होती कोई चीज, कोई पार्टिकल फ्री कब होगा, उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा, अप्लाई नो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये, ठीक है, कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। However, in real solids, the potential of ions cannot be taken as constant, cannot be taken as constant। तो यहाँ पर कांस्टेंट लिया था, कांस्टेंट का वैल्यू कितना लिया था, cannot be taken as constant, कांस्टेंट का वैल्यू इन्होंने जीरो लिया। However, in real solids the potential of ions cannot be taken as constant, ठीक है। For reasonable approximation, lattice potential अब नाम आप समझ लीजिए, lattice potential किसका नाम है, can be lattice potential can be periodic, ठीक है, periodic नॉन कांस्टेंट, ठीक है। तो असली दिक्कत क्या थी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी और बैंड थ्योरी में क्या फर्क है, ठीक है, लैटिस पोटेंशियल का फर्क है। तो मैं एक चीज बता देता हूँ बस आपको ये पता लगेगी बात, एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ, क्या बैंड थ्योरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो ज्यादा जनरलाइज है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ज्यादा जनरलाइज है, बैंड थ्योरी ज्यादा जनरलाइज है। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स इलेक्ट्रॉन थ्योरी में बदल जाती है कब, इस कंडीशन के अंदर, बताइए। अगर आप लैटिस पोटेंशियल को जीरो ले लें, बैंड थ्योरी में किसी भी जगह पर अगर आप लैटिस पोटेंशियल को जीरो कर देंगे, क्या कर देंगे, लैटिस पोटेंशियल को जीरो कर देंगे अगर कहीं भी आप, ठीक है, तो वो किसमें बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ओके। तो इसका मतलब अगर लैटिस पोटेंशियल पीरियोडिक है तो बैंड थ्योरी है, और उसी पीरियोडिक पोटेंशियल को अगर जीरो कर दिया जाए तो सारे रिजल्ट्स जो बैंड थ्योरी में आते हैं दे विल कन्वर्ट बैक इनटू द इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो बैंड थ्योरी इज मोर जनरलाइज्ड, ठीक है। तो
जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी था, इट वाज अज्यूमिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन जीरो पोटेंशियल, हाउएवर दे डू नॉट मूव इन जीरो लैटिस पोटेंशियल, दे मूव इन पीरियोडिक लैटिस पोटेंशियल। कैसे, वो देखो। जैसे अगर हम आयन की पिक्चर को जूम करें तो व्हाट यू विल सी दैट, अगर मैं कॉपर मेटल लेता हूं, इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ कॉपर मेटल, या मतलब कोई भी आप एग्जांपल ले लो जिसमें क्या हो, ठीक है, मतलब आयंस बने हुए हो, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, देखते हैं आपको। ये आयंस है, पीरियोडिकली प्लेस्ड होंगे, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद अपने आप को रिपीट करेंगे। तो ये क्या है, आयंस, दीज आर आयंस। आयंस कौन सा मोशन करते हैं, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, क्या करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर फिक्स्ड आयंस। बेसिकली फिक्स्ड आयंस का मतलब है दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट परफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन, फिक्स्ड आयंस। इसको क्या कहते हैं फिक्स्ड आयंस को, लैटिस। ये फिक्स्ड आयन है, लैटिस है, क्लियर। अब जब इलेक्ट्रॉन इनमें से मूव करता है, इनमें से होकर मूव करता है, तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन इनमें से मूव करता है, ऐसे मान लिया इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो क्या होता है, दिस इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड विद दीज आयंस, ओके, वो इन आयंस के साथ स्कैटर करता है, ठीक है। तो स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है, वो रेस्ट पर आता है, फिर मूव करता है, रेस्ट पर आता है, फिर मूव करता है, लाइक दिस। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स होती है, पीरियोडिक है, ये आयंस का प्लेसमेंट पीरियोडिक होता है। ये क्या है, लैटिस पोटेंशियल, ये इज लैटिस पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये जो आयंस हैं वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ओनली वाइब्रेट कर सकते हैं, ओके। उनके वाइब्रेशन से क्या जनरेट होता है, वाइब्रेशन ऑफ दीज आयंस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फोनॉन्स, लीड्स टू द जनरेशन ऑफ फोनॉन्स। इसीलिए हम कहते हैं, या तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन लैटिस इंटरेक्शन या स्कैटरिंग, या कहते हैं इलेक्ट्रॉन फोनॉन स्कैटरिंग। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी वाइब्रेटिंग आयंस के साथ इंटरेक्ट करेगा, स्कैटर करेगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन फोनॉन स्कैटरिंग भी बोलते हैं। ये बात आपको पता होगी, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या माना जाता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इसमें से, तो ये वाले आयन इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ओके। तभी तो हम क्या कह रहे हैं, जीरो पोटेंशियल कह रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन चाहे आयन के बीच में हो या आयन के ऊपर हो, उस पर सेम फोर्स यानी कि जीरो फोर्स अप्लाई होगा, ओके, ठीक है, सेम फोर्स अप्लाई होगा, क्लियर है। बट आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज वेरी टाइनी पार्टिकल, ओके। तो क्या होगा, जब वो यहाँ एकदम आयन के ऊपर होगा और या बीच में होगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आयन विल बी डिफरेंट, ओके। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आयन के ऊपर है यहाँ, ओके, एक बार, और एक बार यहाँ बीच में है, ठीक है, तो क्या होगा, डिस्टेंस वुड वेरी और रिमेन सेम, डिस्टेंस वुड वेरी, ओके। और आप ये जानते होंगे जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जो पोटेंशियल होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यू नो दैट जो पोटेंशियल होता है आयंस का, ठीक है, वो कैसे बिहेव करता है। अगर 2 पॉइंट चार्ज ले लूं मैं, आपको 2 पॉइंट चार्ज देता हूं, एक प्लस पॉइंट चार्ज, एक माइनस पॉइंट चार्ज, ओके। उनके बीच का डिस्टेंस है r, मान ले, क्योंकि ये सॉलिड के अंदर वेरिएबल होगा, तो आप जानते होंगे इसका पोटेंशियल कैसे कितना होता है। पोटेंशियल, जो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी। क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या बोलते हैं, आप बार बार पोटेंशियल यूज करते होंगे वहां, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी वुड बी व्हाट, माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट क्या होगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। मतलब अगर आप r डिस्टेंस पर इन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस को पुट कर दो, जिनका एक का चार्ज प्लस ई हो और दूसरे का चार्ज माइनस ई हो, इसका चार्ज कितना है, प्लस ई, इसका चार्ज कितना है, माइनस ई, ओके। तो इतना पोटेंशियल होगा यानी दोनों के बीच में, उनकी इंटरेक्शन एनर्जी इतनी होगी या नहीं, ओके, माइनस ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब आप देख रहे हैं r अगर वेरी करे, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इलेक्ट्रॉन की साइज के मुकाबले बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन का जो साइज है वो बहुत छोटा है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन वुड बी ऑन द आयन, मतलब एकदम आयन के ऊपर होगा तब r, एंड उनके बीच में होगा तब r, क्या होगा, सेम या डिफरेंट, ठीक है। तो जब वो मूव करता है आयन के थ्रू, ठीक है, तो r क्या होगा, r वुड बी व्हाट, r वुड बी वेरिएबल। तो जब r वेरिएबल होगा तो पोटेंशियल फिक्स होगा या वेरिएबल होगा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द लैटिस, लैटिस का मतलब आप समझ रहे हैं, बार बार मैं बता रहा हूं, लैटिस का मतलब है आयंस, आयंस की जो चेन बनाई है मैंने, उसको लैटिस बोलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द लैटिस, मतलब आयंस, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द लैटिस, ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस अ वेरिएबल force, it experiences a variable force due to, किसकी वजह से, due to change
चेंज इन आर, वो एक वेरिएबल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू चेंज इन आर, डिस्टेंस में चेंज होने की वजह से। इसीलिए क्या होगा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है चलो, वेट अ मिनट। तो इट एक्सपीरियंसेस अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन आर। तो वेरिएबल फोर्स क्या होगा, वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स on electron can be counted in terms of variable lattice potential, variable lattice potential, variable lattice potential, ओके। तो लैटिस पोटेंशियल वेरिएबल होगा, जब फोर्स वेरिएबल होगा तो लैटिस पोटेंशियल भी वेरिएबल होगा, ओके। तो यानी कि यहां जब इलेक्ट्रॉन होगा यहां तब फोर्स अलग एक्सपीरियंस करेगा, और जब बिल्कुल ऊपर होगा तब अलग फोर्स एक्सपीरियंस वो करेगा, ओके। ये हो गया। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात बताता हूँ, बट इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्या, ये जो वेरिएबल लैटिस पोटेंशियल है इसका सारा इफेक्ट किसके अंदर काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, द वेरिएशन ऑफ lattice potential, the variation of lattice potential, ठीक है, would be, the variation of lattice potential would be, ठीक है, counted in terms of effective mass, in terms of a variable mass, it would be counted in terms of a variable mass known as what, known as effective mass, एम स्टार से डिनोट करते हैं। तो अब ये बताइए आप मुझे, इफेक्टिव मास का कंसेप्ट आया क्यों, व्हाई इट इज, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फ्री स्पेस में मूव कर रहा हूं जहां पर आयन ना हो, सॉलिड ना हो, तो क्या इफेक्टिव मास का कोई कंसेप्ट होगा, वुड देयर बी एनी कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास, आंसर वुड बी नो, नो इफेक्टिव मास कंसेप्ट। तो इफेक्टिव मास का कंसेप्ट कहां होगा, कहां वैलिड होगा इफेक्टिव मास का कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास इज वैलिड ओनली इन सॉलिड्स, सॉलिड जहां पर क्या होंगे, आयंस होंगे, आयंस होंगे तो क्या होगा, आयंस होंगे तो क्या होगा, आयंस होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स वेरिएबल होगा, फोर्स वेरिएबल होगा तो क्या होगा, उस फोर्स का जो वेरिएशन है वो लैटिस पोटेंशियल में जाएगा, और लैटिस पोटेंशियल में किसमें जाएगा, मास में। तो यानी कि अगर हम बैंड थ्योरी से फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में मूव करेंगे या वाइस वर्सा करेंगे, तो यानी कि अगर आप बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड से फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में जाएंगे या वापस आएंगे, तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने यहां पर कहा था बैंड थ्योरी से फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में जाने के लिए आपको लैटिस पोटेंशियल को जीरो करना होगा, ओके। उस लैटिस पोटेंशियल को जीरो करना या ना करने का इफेक्ट किसमें आएगा, उसको आप वापस किया सकते हैं, सिर्फ क्या चेंज करके, आप इफेक्टिव मास को अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मास के बराबर ले लेते हैं, अगर आप इफेक्टिव मास को फ्री इलेक्ट्रॉन मास के बराबर ले लेते हैं, वेयर एम नॉट क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन मास, तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के रिजल्ट किसमें चले जाएंगे, बैंड थ्योरी में, या अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन मास की जगह क्या ले लेते हैं, इफ यू टेक इट टू बी एम स्टार, तो किसमें आ जाओगे वापस आप, बैंड थ्योरी, ठीक है। अभी एम स्टार क्यों आया, मैंने बता दिया आपको एम स्टार क्यों आया, एम स्टार इसलिए आया क्योंकि लैटिस पोटेंशियल वेरिएबल है, तो मास को भी वेरिएबल लेना होगा, फोर्स वेरिएबल था इसलिए लैटिस पोटेंशियल वेरिएबल, बात क्लियर हुई नहीं हुई, ठीक है। तो ये है बैंड थ्योरी कुछ नहीं है, बैंड थ्योरी इज नथिंग बट इट इज अ वेरिएबल लैटिस पोटेंशियल, ओके। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की आइगन एनर्जी, जैसे पहले आपने देखा था जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या कह रहे थे, ये आयन है और वो इलेक्ट्रॉन पर एक फिक्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और उस फोर्स को कितना माना है हमने, मान लिया सॉलिड का एक्सटेंशन 0 से L तक है, तो इसमें लैटिस पोटेंशियल कितना मान लिया था हमने, V2 के 2 भी 0, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे, बट वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने दे सकते, ये आयन जो है अंदर तो घूमने देंगे उसको फ्री, बट बाउंड्री से बाहर नहीं जाने देंगे। तो किसका सेटअप था, ये सेटअप था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का, ये वाला जो सेटअप आप देख रहे हो ये किसका सेटअप है, ये सेटअप है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, दिस इज द सेटअप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये सेटअप फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का, ओके। इसमें आपकी जो
एनर्जीज आती हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की इस मॉडल से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थी? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थी बताइए भाई? nth लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन को डाला जाए या pth लेवल में इलेक्ट्रॉन को डाला जाए तो क्या थी? p स्क्वायर pi स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये थी, जहां पर p क्या वैल्यू ले सकता है? 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, अच्छा वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था इस थ्योरी में? वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक अ वेव, तो अगर 1d का वेव फंक्शन आप निकाल रहे हो Lh के सॉलिड के लिए, तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन जो होगा होगा √2/L and sin p by x by L. It was the normalized wave function. ये किसके रिजल्ट थे? These were the result of इलेक्ट्रॉन थ्योरी एनर्जी के लिए एंड वेव फंक्शन के लिए। क्लियर हो गई बात इतनी? ओके, अब मैं आता हूँ बैंड थ्योरी पर। बैंड थ्योरी में क्या होगा? तो बैंड थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो बैंड थ्योरी में देखो इस तरह का होगा सिचुएशन। आप बैंड थ्योरी में क्या कह रहे हैं? जैसे हम यहाँ पर क्या मान रहे थे, यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे थे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इस पूरे चार्ज को कंटिन्यूअसली देखता है या डिस्क्रीटली देखता है? इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को कंटिन्यूअसली देखेगा या डिस्क्रीटली देखेगा? इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म मानेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मानेगा और मूव करेगा उसके पैरेलल, तो उसमें फोर्स का वेरिएशन नहीं आएगा। देयर वुड बी नो वेरिएशन ऑफ फोर्स। ओके, इस डायरेक्शन के लो। ओके, बट यहाँ पर क्या होगा? जब वो यहाँ मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन को दिखेगा भाई ये तो डिस्क्रीट चार्ज है, ये चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि आयन के बीच का जो सेपरेशन है वो इलेक्ट्रॉन के साइज के मुकाबले बहुत बड़ा है। ओके, तो ये सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं आज, और उसको क्या कहते हैं? जिस डिस्टेंस के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं उसको बोलते हैं लैटिस कांस्टेंट। तो इस तरफ सो हो, इस तरफ भी सो हो। ओके, ये लैटिस। अब इसका जो पोटेंशियल होता है आपको पता है, ओके, वो कैसे बिहेव करता है? जो पोटेंशियल की बात अगर हम करें तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये देखिए पीछे मैंने लिखा भी था -e²/r। पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आयन के ऊपर होगा, इफ अबव द आयन, तो क्या होगा? r इज टेंडिंग टू 0 और r इज टेंडिंग टू मींस नॉन जीरो वैल्यू। ऊपर होने का मतलब क्या है? उनके बीच का सेपरेशन कम है या ज्यादा है? इट इज स्मॉल। ओके, तो जब ये स्मॉल होगा तो किस तरफ टेंड करेगा? V। If r is this much, then V is tending to what? Minus infinity or plus infinity? It would be minus infinity. तो क्या होगा देखो, ये वो पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा। जब बिल्कुल आयन के ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा? इट विल टेंड टू इंफिनिटी। इंफिनिटी में कौन सा इंफिनिटी? यहाँ पर इट वुड टेंड टू नेगेटिव इंफिनिटी। इट वुड टेंड टू नेगेटिव इंफिनिटी लाइक दिस। ओके, सो ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये पोटेंशियल का प्लॉट है। ये क्या है? ये जो आप देख रहे हो, इट इज एक्चुअल पोटेंशियल, इट इज एक्चुअल लैटिस पोटेंशियल, एक्चुअल लैटिस पोटेंशियल। ओके, बट आप ये जानते होंगे क्या? श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ना, हर पोटेंशियल के लिए सॉल्व नहीं हो सकती। क्या हो सकती है बताइए? क्या आप श्रोडिंगर इक्वेशन हर एक पोटेंशियल के लिए कर लेते हो? क्वांटम मैकेनिक्स में कितने पोटेंशियल के लिए आपने किया है? कितने टाइप के पोटेंशियल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को आपने सॉल्व किया है? कैन यू टेल मी? हार्मोनिक पोटेंशियल। हार्मोनिक पोटेंशियल नंबर 1। दूसरा और बताओ। युकावा पोटेंशियल। युकावा मतलब हाइड्रोजन वाला? यस सर। तो और बताओ। जीरो पोटेंशियल पार्टिकुलर बॉक्स क्या होगा? जीरो पोटेंशियल। कांस्टेंट पोटेंशियल। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं है जिनके लिए आप जो है श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी सब पोटेंशियल कहां से किए? और भी किए होंगे।
डायरेक्ट डेल्टा कर लिया होगा, ठीक है। बाकी तो पोटेंशियल आपने की होगी कितने, क्या बोलते हैं उसको, परटर्बेशन थ्योरी। परटर्बेशन थ्योरी पढ़ी है? यस सर। यस सर। एक वैल्यूएशन मेथड पढ़ा होगा, यस सर। उसमें क्या कहते हैं ट्रायल वेव फंक्शन वाला किया होगा, है ना। हाँ, तो ये सब मेथड्स है, ठीक है, जिससे आप इन सबको सॉल्व करते हैं। मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन, श्रोडिंगर इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन बहुत ही कम पोटेंशियल के लिए आता है। ऐसा नहीं कि किसी पोटेंशियल को ले लो आप और आपको आंसर दे देगा श्रोडिंगर इक्वेशन, नो, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल दिख रहा है आपको, एक्चुअल पोटेंशियल, इसके लिए सॉल्व करना इजी नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जहां जहां आपको दिख रहा है हायर पोटेंशियल एनर्जी, वहां वहां आप ले लीजिए, मतलब एक वैल और बैरियर का एक सीरीज बनाएंगे। बैरियर एंड वेल का एक सीरीज, जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहां वेल, जहां मैक्सिमम है वहां बैरियर। और जहां सॉलिड खत्म होगा ना, वहां क्या होगा, ये जहां सॉलिड एंड होगा वहां पर इट वुड बी इनफाइनाइट बाउंड्री। इनफाइनाइट बाउंड्री, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से लीव नहीं कर सकता। ओके, बट ये जो बैरियर आप देख रहे हो बीच में, ये फाइनाइट बैरियर है। बीच में जो आप देख रहे हो उनकी विड्थ भी और हाइट भी दोनों फाइनाइट है। ओके, तो यहां पर जो होगा, ये जो वेल आप देख रहे हो इसके अंदर पोटेंशियल 0 है, ये जो आप बीच बीच में बैरियर देख रहे हो, इसकी हाइट V0 है, ठीक है। तो V0 क्या है यहाँ पे, V0 इज बैरियर हाइट। और ये जो है ना इनफाइनाइट नहीं, बैरियर हाइट है बट इनफाइनाइट नहीं। तो ये वाला जो पोटेंशियल आप देख रहे हो ये नीचे जो बनाया हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं क्रॉनिंग पेनी पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल है, इट इज क्रॉनिंग पेनी, क्रॉनिक पेनी पोटेंशियल। यानी कि इस पोटेंशियल के लिए जो भी सॉल्यूशंस आएंगे, इस पोटेंशियल के लिए जो भी सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या होंगे, ठीक है, वो क्रॉनिक पेनी मॉडल होगा। इसको हम बोलते हैं क्रॉनिक पेनी मॉडल, ठीक है। इट इज क्रॉनिक पेनी मॉडल, जिसके लिए सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, वो क्रॉनिक पेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो पहले अगर मैं कह रहा हूं बैरियर चाह रहा हूं, मतलब इस V0 को किसी भी स्टेज में अगर मैं 0 कर दूं तो क्या होगा, इस बैरियर हाइट को हटा दिया जाए बीच में से तो क्या होगा, ये रिजल्ट कहां चले जाएंगे, इसके कैसा हो जाएगा, सॉलिड बीच में से बैरियर हटा दिया जाए, सब जगह 0 पोटेंशियल कर दिया जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में वापस चले जाएंगे रिजल्ट। बाउंड्री के ऊपर अभी भी ये इनफाइनाइट है और ये इनफाइनाइट है यहाँ। तो अब इसके जो सॉल्यूशन देखो, इसके सॉल्यूशन कैसे आते हैं, इस तरह के। ओके, अब इसके सॉल्यूशन किस तरह के आते हैं, एक अच्छा वीडियो है यार, ओके। यहाँ पर जो सॉल्यूशन आते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, द सॉल्यूशन ऑफ Schrodinger equation, solution of Schrodinger equation for chronic and penny potential, chronic and penny potential, ठीक है, is given by। अब देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल है दैट इज पीरियोडिक, ठीक है। क्रॉनिक पेनी पोटेंशियल जो है वो पीरियोडिक पोटेंशियल है, ठीक है। तो पोटेंशियल की कंडीशन क्या है, V x plus a, अगर मान लिया मैं कहता हूँ ये x डायरेक्शन, इफ आई से दिस डायरेक्शन इज x, तो V x plus a इक्वल्स टू Vx, या आप कह सकते हैं क्या, V x plus na
मतलब यहां पर आप n की कोई भी वैल्यू ले लो, where n can be, आप ले लो 1, आप ले लो 2, 3 या 0 भी ले सकते हो, n की किसी भी वैल्यू के लिए 1 2 3, ये किसी कंडीशन को बताता है, ये बताता है पीरियोडिक पोटेंशियल की कंडीशन। तो अब आप समझिए यहां पर ये पोटेंशियल पीरियोडिक है, ये उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए जो भी श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या क्या चीजें देता है आपको, व्हाट इट गिव्स यू टू रिजल्ट, इट गिव्स यू टू रिजल्ट, आइगन एनर्जी वैल्यू एंड आइगन फंक्शन वैल्यू, है ना। तो इसका जो आइगन फंक्शन होगा, वेव फंक्शन होगा, वो क्या होगा, पीरियोडिकली, तो वो भी पीरियोडिक होगा। तो इसका वेव फंक्शन किस तरह का आता है, टिपिकल वेव फंक्शन वो इस तरह का आता है, साई एक्स वुड बी uk e पावर आयोटा k। ये जो वेव फंक्शन है, दिस वेव फंक्शन, ठीक है, इक्वेशन दी है मैंने, कुछ नहीं दी, तो आप चलो इसको मानते हैं इक्वेशन वन, इसको हम कहते हैं इक्वेशन वन। तो ये पीरियोडिक पोटेंशियल है, इसके लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो ये होगा। इस इक्वेशन 2 को क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन 2 is known as block theorem, ओके। या आप इसको क्या कह सकते हैं, nth ब्लॉक थ्योरम, nth psi x is known as block wave function, psi x is block wave function, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक वेव फंक्शन है वो क्या होता है, इट वुड आल्सो बी पीरियोडिक। ये क्या फॉलो करेगा, ब्लॉक वेव फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन, ये फंक्शन पीरियोडिक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वेव फंक्शन और पूछ रहा है कि भाई बताओ ये ब्लॉक थ्योरम के अंडर कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो क्या चेक करना होगा आपको, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिसिटी चेक करनी है। एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो आपके रिजल्ट आते हैं यहाँ इलेक्ट्रोड थ्योरी में, वो एक ही रिजल्ट आता है, बट यहाँ आपका कोई रिजल्ट एक नहीं होगा। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई ये वेव फंक्शन आएगा बस ये वेव फंक्शन आएगा, नो, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, जो ब्लॉक वेव फंक्शन है इट कुड हैव मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, पर जितने भी सॉल्यूशन होंगे, ओके, वो सब क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, चाहे कोई भी हो, इट शुड फॉलो दिस प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्यों हो रहा है, मैं कह रहा हूं एक क्यों नहीं आ रहा है, अब ये बताओ, आपका जो जीरो पोटेंशियल है वो यूनिक है, नॉन यूनिक है, ये एक सिंगल वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यूज है, दिस इज यूनिक, जीरो पोटेंशियल है, बस जीरो वैल्यू एक ही है ना, या बहुत सारी है, एक ही जो वैल्यू मतलब एक ही वैल्यू है। अब जब पोटेंशियल मैं ले रहा हूं यहाँ पर पीरियोडिक, तो पीरियोडिक जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, देयर कुड बी मैनी पोटेंशियल, सॉलिड बन लो पोटेंशियल बदल जाएगा, ओके। इसलिए क्या होगा, जो ये देख रहे हो आप वेव फंक्शन, वो चेंज हो सकता है, मतलब अगर सिंपल क्यूबिक सॉलिड होगा तो आंसर अलग आएगा, बीसीसी होगा आंसर अलग आएगा, एफसीसी होगा आंसर अलग आएगा, ओके। ये अच्छा, इसमें ये जो देख रहे हो आप ये यूकेएक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लॉक फंक्शन, वेव फंक्शन इज ब्लॉक फंक्शन ओनली, ठीक है। यूकेएक्स क्या है, इट इज ब्लॉक फंक्शन। ये भी क्या है, ये जो ब्लॉक फंक्शन है ये भी पीरियोडिक है भाई, दिस फंक्शन इज आल्सो पीरियोडिक। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप इसको देखो सिर्फ इतने पार्ट, ये किसका सॉल्यूशन बताता है, ये किसका वेव फंक्शन है, इतना इतना पार्ट, प्लेन वेव फंक्शन, प्लेन वेव फंक्शन। अगर आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ दो वैक्यूम में, तो उसका वेव फंक्शन कैसा होगा, प्लेन वेव फंक्शन ऐसा होगा। कोई इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हो, इसका इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन फ्री विदाउट एनी बाउंड्रीज, ओके, तो क्या होगा, वो किस तरह का वेव फंक्शन रखेगा, इट विल हैव दिस टाइप ऑफ वेव फंक्शन, ओके। वो किस तरह की एनर्जी रखेगा, वो एनर्जी रखेगा E इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर बाय 2m, क्लियर है या नहीं। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर रहा है, तो करेक्शन फैक्टर क्या है, व्हाट इज द करेक्शन फैक्टर, प्लेन वेव में क्या करेक्शन फैक्टर है बताइए, इट इज अ करेक्शन फैक्टर ना, ये करेक्शन फैक्टर लग जाएगा, ठीक है।
तो यानी कि वो जो करेक्शन फैक्टर होगा वो डिफरेंट सॉलिड्स में डिफरेंट होगा, ऐसे ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट सॉलिड्स में डिफरेंट होगा। तो क्या चेंज होगा सॉलिड टू सॉलिड, यू के या ई पावर आई के? ये जो करेक्शन फैक्टर है ये सॉलिड्स में डिफरेंट होगा, ठीक है। ये जो करेक्शन फैक्टर है वो क्या होगा, इट वुड वेरी फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड, दिस करेक्शन फैक्टर वुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट सॉलिड्स, एक से दूसरे सॉलिड में जाने का बदलेगा, क्लियर होगी बात। तो वेव फंक्शन तो इस तरह का होगा। दूसरी बात, एनर्जी आइगन वैल्यूज कैसी होगी, हाँ बस तो मैं बता देता हूँ। अब क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि यूके बदल रहा है, इसलिए ये जो एनर्जी आइगन वैल्यू है यहाँ पर कैसी होती है, फिक्स ऐसी, वहां फिक्स नहीं होगी, वहां तक मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म कैसी होगी। तो एनर्जी आइगन वैल्यू जो होगी, एनर्जी आइगन वैल्यू वुड बी ऑफ दिस फॉर्म, वुड बी ऑफ द फॉर्म, फॉर्म बता रहा हूँ बस मैं आपको, एग्जैक्टली ऐसी ही होगी, जरूरी नहीं है, सॉलिड टू सॉलिड वेरी करेंगे, कैसी होगी, E इक्वल टू होगा E नॉट सम कांस्टेंट लेट्स से G cos A, ये मैंने आपको बताया। टिपिकल एनर्जी एक्सप्रेशन, जब बैंड थ्योरी में आओगे आप तो इस तरह के एक्सप्रेशन आपको दिखेंगे, जरूरी है एग्जैक्टली यही होगा, कुछ और चेंज हो सकता है, ओके। यहाँ पर C बदल सकता है, E नॉट बदल सकता है, तो ये क्या है, ये टिपिकल एक्सप्रेशन, तो मैंने लिख दिया ऊपर, एनर्जी आइगन वैल्यू विल बी ऑफ द फॉर्म, E नॉट क्या है, E नॉट एंड C बोथ क्या है, कांस्टेंट्स, वो दोनों ही कांस्टेंट्स, ओके। ये तो इस तरह का देखो एनर्जी फॉर्म होगा। जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन का कैसा होता था, अगर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन फ्री हो, वो कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन जिसका कोई बाउंड्री भी ना हो, यहां लिख रहा हूं, वो कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल प्लेन वेव की तरह बिहेव करेगा, कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन स्थायी एक्सलेशन में जा रहा हो वो, तो उसका वेव फंक्शन क्या होगा, और उसकी एनर्जी क्या होगी, ये होगी, ठीक है, बात समझ में आई। ये अगर कोई कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन हो, बाउंडलेस, मतलब बाउंड्रीज ना हो, तो कैसा बिहेव करेगा। तो मैंने क्या लगाया यहाँ पर, एक करेक्शन फैक्टर लगा दिया उसमें, जो किस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई लैटिस पोटेंशियल आपका कैसा है, और आपकी एनर्जी कैसी आएंगी, एनर्जी वैल्यूज वुड बी ऑफ दिस काइंड। इसको भी अगर आप एक्सपेंशन करोगे ना कॉस के एक्स को, मतलब लो वैल्यूज के लिए, एक ही लो वैल्यूज के लिए एक्सपेंड करोगे, तब भी रिलेशन कैसा आएगा, पैराबोलिक आएगा, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर ई के डायग्राम कैसा होगा, ठीक है। अगर आपके पास, मैं काम करता हूँ, आई से ई के डायग्राम फ्री इलेक्ट्रॉन का लूंगा मैं, एंड मैं ये किसका लूंगा, इलेक्ट्रॉन में सॉलिड, एक मैं चार्जिंग नॉट करती, मिलेगा पी के डायग्राम, दिख रहा है इसका तो विजिबल है, ओके। सो अगर आपके पास एक कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो उसका जो ई के डायग्राम होगा, एक्स वाई एक्सिस पर रहेगा ई, वाई एक्सिस पर रहेगा ई, और एक्स एक्सिस पर रहेगा के, वाई एक्सिस पर रहेगा ई और एक्स एक्सिस पर रहेगा के। तो जो ई के डायग्राम है वो इस तरह का पैराबोलिक होगा, ये जो आप पैराबोलिक डायग्राम देख रहे हैं, ओके, इस
दिस इज फ्री जो है, दिस इज फ्री, कंप्लीटली फ्री, बाउंडलेस फ्री इलेक्ट्रॉन। तो E प्रोपोर्शनल टू K स्क्वायर होगा हर पॉइंट के ऊपर, E प्रोपोर्शनल टू K स्क्वायर फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ओके, so what will happen when it moves in a solid? The free electron है, okay, but when it moves in a solid, it is not completely free, it is moving under the lattice potential, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, देखो जब ये लैटिस पोटेंशियल आप ले रहे हो, कैसा लैटिस पोटेंशियल है, देखो ये V का ग्राफ है, V है Vx और ये मान लेते हैं x, तो क्या होगा, आप देख रहे हैं लैटिस पोटेंशियल कैसा है, इसका वैल्यू जितना -2a पर है उतना ही वैल्यू +2a पर है, जितना वैल्यू इस पोटेंशियल का किस पर है, -2a पर है, उतना ही वैल्यू कितना है, -a पर है। ओके, ये है -2a, ये है माइनस का a, ये है 0 वैल्यू और ये है a वैल्यू, ये है 2a वैल्यू। ओके, तो ये कैसा पोटेंशियल है, कल पीरियोडिक, ये है कैसा पोटेंशियल, पीरियोडिक पोटेंशियल। चेक कर सकते हैं इसको आप, इसमें जितना वैल्यू पीरियोडिक पोटेंशियल 0 पर होगा उतना वैल्यू a पर होगा, उतना वैल्यू 2a पर होगा, और वापस जाओगे तो क्योंकि ये क्या फॉलो कर रहा है, इट इज फॉलोइंग व्हाट प्रॉपर्टी, Vxn + a = Vx, पीरियोडिक पोटेंशियल। इस पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए दो सॉल्यूशन आएंगे, व्हाई देयर आर टू सॉल्यूशंस। देखो जरा, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ वेव और इट विल बिहेव एज अ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इन मोशन विल बिहेव एज अ वेव और बिहेव एज अ पार्टिकल, इट्स अ वेव, इट विल बिहेव एज अ वेव। और मान लिया ये बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज क्या, किसकी बाउंड्री है भाई, ये है बर्लियन जोन बाउंड्री, बर्लियन जोन बाउंड्री, बर्लियन जोन बाउंड्री को मैं ले रहा हूं, अभी बताता हूं, ये है बर्लियन जोन बाउंड्री, दोनों तरफ है। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे जाता है, इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज अ वेव, इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज अ वेव, ये ऐसे गया, बाउंड्री जब टकराता है बर्लियन जोन बाउंड्री से, उसका मतलब क्या होता है, एट बर्लियन जोन बाउंड्री व्हाट कंडीशन इज सैटिस्फाइड, मैं आपको बैंड थ्योरी पढ़ा रहा हूं, रिफ्लेक्ट, एट बर्लियन जोन बाउंड्री व्हाट हैपेंस, एट बर्लियन जोन बाउंड्री द वेव ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन की जो वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव इज डिफ्रैक्टेड बैक ड्यू टू, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक ड्यू टू ब्रैग्स को पढ़ा है, ब्रैग्स कंडीशन। बर्लियन जोन बाउंड्री पर क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, बर्लियन जोन बाउंड्री इलेक्ट्रॉन वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक ड्यू टू ब्रैग्स कंडीशन, क्या सेटिस्फाई हो गया वहां, अगर आप डायरेक्ट लैटिस में देखोगे तो ये सेटिस्फाई हो गया, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई वहां पर, 2d sin θ b = n लैम्डा, या लैम्डा, ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो जैसे हम एक्सरे पढ़ते थे ना, एक्सरे तो बाहर से डालते थे, पर ये क्या है, ये वेव अंदर ही है या बाहर है, ये इलेक्ट्रॉन की जो वेव है ये बिल्कुल वैसे ही डिफ्रैक्ट होगी सॉलिड के अंदर जैसे आप एक्सरे बाहर से डालते थे, इट विल बी डिफ्रैक्टेड इन द सेम वे। तो क्या होगा, एट बर्लियन जोन बाउंड्री ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इलेक्ट्रॉन हैज टू रिवर्ट बैक और इट विल सिंपली ट्रैवल थ्रू द बाउंड्री, इट हैज टू डिफ्रैक्टेड बैक। ओके, तो ये तो जाने वाली वेव थी है, अब जब वापस आएगा वो तो क्या होगा, सेम फेज में वापस आएगा, डिफरेंट फेज, अपोजिट फेज, it will revert back in the opposite phase 180 degree out of phase। तो जहां पहले मैक्सिमा था तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम, तो it would revert back in the opposite phase, ये वापस आने वाली वेव है, ये वेव वापस आएगी, तो एक ऐसा पैटर्न बना, इसको क्या बोलते हैं, ईएम वेव, ईएम वेव तो है, ईएम वेव में कौन सी वेव है ये, तो बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव या स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव, तो ये बन रहा है यहाँ पर स्टैंडिंग वेव पैटर्न, स्टैंडिंग वेव पैटर्न। अगर एक वेव जेड में एक्स में जा रही हो, दूसरी वेव माइनस एक्स में जा रही हो और एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज हो, कितने डिग्री से, कितना फेज डिफरेंस है इनमें, कितना फेज डिफरेंस है, पाई 180 डिग्री है, तो इस वेव पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव पैटर्न। वैसे बताओ ये क्या है, वैसे अगर देखा जाए तो ये ईएम वेव है क्या, बोलो, इज दिस ईएम वेव, नो, कौन सी वेव है, लिखिंग वेव,
अच्छा ये बताओ, आप क्वांटम मैकेनिक्स में कौन सी वेव पढ़ते हो? क्या नाम है इसका? ऑसिलेटरी। वेव का नाम क्या है? Negative. इस वेव फंक्शन को क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन का नाम क्या है? वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छा साई साई स्टार क्या है? Probability वेव density. डेंसिटी। क्या है? Probability density. यस, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये कौन सी वेव है? इट इज वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी। कौन सी वेव है? वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी है। यानी कि क्या होगा, ये आपको क्या बताएगा पता है? साई साई स्टार आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा, वेव इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां है। तो कौन सी वेव है? ये जो आप यहाँ पर जो प्लॉट करके दिखाया गया है, ये यहाँ पर जो दिखाया गया है, ये क्या है? इट इज साई मोड स्क्वायर है। समझ रहे अभी कौन सी वेव है? वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां है? तो देखो, अगर मैं कहता हूं ये वाली वेव इनकमिंग वेव है, ये एक वेव इनकमिंग है, एक वेव, इसको ना ऐसे करते हैं, वी यूजुअली टेक इट लाइक दिस, साई प्लस एक्स मोड स्क्वायर। ये तो जाने वाली वेव हुई। अब जब डिफ्रैक्शन फॉलो होगा, डायरेक्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो देखो इसका मिनिमा कहां पड़ रहा है? जहां आयंस की पोजीशन है ना, इस वेव को वो कह रहे हैं ए वेव। ओके, यस, इसको हम एक्स बोल देते हैं, शायद आप बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम इसको एक्स बोल देते हैं। तो ये वाली वेव तो बता रही मिनिमा कहां पर है? प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां मैक्सिमम है? कहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी? यहां। कहां मैक्सिमम है? आयंस के बीच में, आयंस के ऊपर। ए वेव कहती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इनके बीच में. बीच में। अच्छा, ये जो वापस आने वाली वेव है, ये कहती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां है मैक्सिमम? आयंस के ऊपर या आयंस के बीच में? उनके ऊपर. आयंस के ऊपर, क्योंकि वो जो दोनों वेव्स हैं वो आपस में कहती हैं these two waves are 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। इसको हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट साई माइनस एक्स मोड स्क्वायर। इसमें डिफरेंस अलग चलेगा। इट इज साई माइनस एक्स मोड स्क्वायर। साई माइनस है तो ये साई माइनस, एक है साई प्लस, एक है साई माइनस। ठीक, अब देखो, जब ये दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज होगी, जोन बाउंड्री से वापस आकर डिफ्लेक्ट होकर, तो क्या होगा? ट्रैवलिंग वेव नहीं बनेगी, स्टैंडिंग वेव बनेगी। स्टैंडिंग वेव से एनर्जी कहीं जाती है क्या? नो, नो ट्रैवल ऑफ एनर्जी। ओके, इसलिए जब ये सिस्टम बनेगा तो उसकी हेल्प से हम ये ई के डायग्राम लिखेंगे, यानी कि इस जो मैंने सिस्टम बताया ये पोटेंशियल का, और उससे बनने वाली जो वेव बताई, ठीक है, उससे ये आएगा ई के डायग्राम। अभी ई के डायग्राम क्या बताता है? अब मैं ई के डायग्राम पर आ गया हूं, जो मैंने नीचे बताया उसके हिसाब से मैं ई के डायग्राम बना रहा हूं। This would be our energy. This would be our K. E. अब होगा क्या? देखो, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो पैराबोलिक नहीं होगी पूरे रेंज में। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो पूरे रेंज में पैराबोलिक नहीं है। It is like this. Okay. What is happening here at the zone boundary? ये क्या वैल्यू है आप जानते हैं? अगर A लैटिस कांस्टेंट है तो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री कहां होगी? ये इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे? व्हाट वी विल कॉल इट? हम इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट ब्रिलियंट जोन बाउंड्री। फर्स्ट ब्रिलियंट। इस पूरे जोन को यहां से यहां तक, जोन बाउंड्री तो एग्जैक्टली कहां पर है? पाई बाई ए एंड माइनस पाई बाई ए पर। इसको हम कहेंगे फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। ये फर्स्ट जोन है, यहां से यहां तक का जोन कौन सा जोन है? फर्स्ट ब्रिलियंट। ठीक है, अब जोन बाउंड्री पर क्या हो रहा है? यहां और यहां। अब आप देखिए, दूसरा जोन शुरू हुआ है जब दूसरा जोन शुरू हुआ है, दूसरा जोन है, ये अगला जोन है, सेकंड जोन है, ये दूसरी तरफ वही जोन है, दूसरा जोन। तो इस यहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां मेजर करोगे ए पॉइंट पर, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर आप बी पॉइंट पर मेजर करोगे, तो क्या होगा? आपको दोनों एनर्जी सेम नहीं मिलेगी। मतलब देखो, समझो, अगर आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से कैलकुलेट करोगे
अगर आप यहां से एनर्जी निकालोगे तो यहां से जो एनर्जी आपको मिलेगी वो E प्लस मिलेगी। ठीक, यहां से जो एनर्जी आपको मिलेगी वो E प्लस मिलेगी, यहां से जो आपको एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन वो E माइनस मिलेगी। ओके, अब एनर्जी कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक, तो आप कह रहे हैं यहाँ की जो एनर्जी है वो E प्लस है, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की एनर्जी क्या है E प्लस है, और इस पॉइंट की एनर्जी क्या है E माइनस है। क्लियर है? यानी कि दो वेव कह रही हैं भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है वो किस फॉर्म में अपीयर होगा, चलिए ये जो एनर्जी का डिफरेंस है वो किस फॉर्म में अपीयर होगा, ये अपीयर होगा एनर्जी बैंड गैप। बैंड गैप की फॉर्म, एनर्जी बैंड गैप की फॉर्म में अपीयर होगा। ओके, अब आप E प्लस कैसे निकालेंगे, E प्लस, और ये निकालना जानते हैं एनर्जी आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, E प्लस देखो कैसे निकालेंगे। आप जानते होंगे जो भी आपको Vx दे रखा होगा, Vx कौन है, ये रहा, इसको क्या बोलते हैं, लैटिस पोटेंशियल, पाई प्लस x मोड स्क्वायर dx। समझ रहे हो आप, ये E प्लस निकालने का तरीका समझे नहीं समझे, आप ऐसे निकालते होंगे ना, वहां पर एनर्जी आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, ये क्या है, ये है लैटिस पोटेंशियल, जो भी गिवन हो क्वेश्चन में, अभी करवाऊंगा मैं इसका एक लैटिस पोटेंशियल। E माइनस कैसे निकलेगा भाई, E माइनस कैसे निकलेगा, दूसरी वेव की एनर्जी कैसे आएगी, Vx कैसे आएगी, तो बताइए एनर्जी बैंड गैप जो Eg लिख रहे हैं आप वो कैसे निकलेगा, Eg का फॉर्मूला तो बताओ। E प्लस माइनस E माइनस। यस, सिंपल, Eg क्या होगा, E प्लस माइनस E माइनस, तो इस इंटीग्रल को आप लगा सकते हैं, तो ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। ओके, तो अब आपको जो बैंड दिखे, E का डायग्राम दिखेगा वो कैसा दिखेगा, आपको ये एनर्जी, हर एनर्जी अलाउड मिलेगी इलेक्ट्रॉन की क्या, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एनर्जी इज अलाउड, नो ब्रेकेज इन बिटवीन, नो ब्रेकेज इन बिटवीन, है ना, हर वैल्यू अलाउड है, बट यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक की एनर्जी ले सकता है, ओनली इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक की एनर्जी ले सकता है, इलेक्ट्रॉन कुड हैव एनर्जी ओनली व्हेन व्हाट अप टू, यहाँ कहां से कहां तक की एनर्जी अलाउड है इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ से यहाँ तक की, कौन सी एनर्जी अलाउड नहीं है, गैप वाली, फिर इलेक्ट्रॉन कहां से एनर्जी रखेगा, फिर यहां से ऊपर रख सकता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी, फिर क्या होगा, फिर बैंड गैप आएगा, तो व्हाट डू यू सी हियर, ड्यू टू लैटिस पोटेंशियल व्हाट इज हैपनिंग, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लैटिस पोटेंशियल, certain energy values, certain energy values are not allowed due to effect of lattice potential, certain energy values are not allowed for electrons, ठीक है, not allowed for electrons, किसने अलाउड नहीं करा, are not allowed for electrons, किसकी वजह से, due to Bragg condition, due to Bragg condition, ओके, और ये किसी फॉर्म में अपीयर होती है, ठीक है, these energies appeared in the form of what, these energies appeared in the form of, these energies appeared in the form of, in the form of बैंड गैप्स, ये बैंड गैप की फॉर्म में आ जाती है एनर्जी, ओके, तो ये है, तो हमें कैसा सिस्टम मिलेगा हमेशा, कोई भी सॉलिड हो चाहे मेटालिक हो चाहे कैसे मिलता है, बताइए कैसा सिस्टम होता है हमेशा, आपको मिलेगा अलाउड बैंड, देखो ये अलाउड बैंड है, ये अलाउड बैंड है, यहाँ से यहाँ तक अलाउड बैंड है, फिर क्या है अलाउड बैंड के बाद, फिर गैप है, फिर क्या मिलेगा आपको, फिर से आपको क्या मिलेगा, अलाउड बैंड मिलेगा, फिर गैप मिलेगा, अलाउड बैंड मिलेगा, गैप मिलेगा, तो ये जो बैंड फॉर्मेशन है किसका कॉन्सिक्वेंस है, बैंड जो फॉर्मेशन है सॉलिड के अंदर वो किसका कॉन्सिक्वेंस है, बताइए, बैंड फॉर्मेशन इन द सॉलिड्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ
इसका कॉन्सिक्वेंस बैंड फॉर्मेशन इन द सॉलिड इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ का है या नहीं? ब्रैग्स लॉ की वजह से मिलता है। ओके, ये ठीक है। तो ई के डायग्राम हमारा ये आ गया। अब मैं थोड़ा सा ई के डायग्राम को फर्दर एलोबरेट करूंगा। ओके, अब मैं ई के डायग्राम से आगे की बात कर रहा हूं। अब जानते होंगे आप कि जो एनर्जी है वो किस वेलोसिटी से कैरी होती है। बताइए, किस स्पीड से एनर्जी कैरी होती है? ग्रुप वेलोसिटी, समझ रहे हैं आप? तो ग्रुप वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन क्या होगी जी? आप जानते होंगे डी ओमेगा बाई डी क्यों होता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई डी बाई डी के। डी बाई डी। तो ये ग्रुप वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इट इज स्लोप ऑफ ई के डायग्राम। ये ई के डायग्राम का स्लोप है या नहीं है? बताओ, डी बाई डी के जो मैंने पीछे ई के डायग्राम बनाया था उसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप डी बाई डी के। ओके, ओके, ओके। तो वीजी इज दिस। ओके, अब मैं आता हूं इफेक्टिव मास के ऊपर। मैं अभी सबका प्लॉट करवाऊंगा बात। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, पीछे बता चुका हूं इफेक्टिव मास क्यों लिया जाता है। एम स्टार। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? एम स्टार। ठीक है, तो इफेक्टिव मास क्यों लिया जाता है? चलिए, अभी मैंने समझाया था आपको पीछे बताया। हम जब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी लेते हैं, ओके, तो लैटिस पोटेंशियल जीरो होता है। जब हम बैंड थ्योरी में आते हैं तो लैटिस पोटेंशियल नॉन जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो लैटिस फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो जीरो ना होकर क्या होता है? पीरियोडिक होता है। तो जब फोर्स पीरियोडिक होता है, ठीक है, तो उसके इफेक्ट को काउंट करने के लिए, लैटिस के फोर्स को काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं? लैटिस पोटेंशियल लेते हैं पीरियोडिक, और उस पीरियोडिक लैटिस पोटेंशियल को कितने काउंट कर लेते हैं? इफेक्टिव मास। यानी कि सारा का सारा जो चेंज है वो किसके अंदर आ गया है? एंटायर चेंज इज कैरीड बाय नाउ। मतलब कोई भी फार्मूला, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का कोई भी फार्मूला आप बैंड थ्योरी में लगा सकते हैं एक चेंज के साथ। व्हाट इज दैट चेंज? दैट चेंज इज फ्री इलेक्ट्रॉन मास हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय इफेक्टिव मास। यानी कि जितना भी सब ये कहानी बताई मैंने वो सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर चली गई, और वो वेरिएबल कौन है? दैट इज इफेक्टिव मास। ओके, तो व्हाट वी कैन राइट फॉर इफेक्टिव मास? ठीक है, तो इफेक्टिव मास क्या है? एम स्टार इज अ वेरिएबल मास इन द सॉलिड। क्या मैं इसको इफेक्टिव मास के कंसेप्ट को फ्री स्पेस में लगा सकता हूं? नहीं। एम स्टार इज अ वेरिएबल मास इन द सॉलिड, ठीक है, विच, ठीक है, विच कैरी, या आप कह सकते हैं विच इज इंट्रोड्यूस। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? विच इज इंट्रोड्यूस ड्यू टू, विच इज इंट्रोड्यूस, विच इज इंट्रोड्यूस टू काउंट, which is introduced to count the effect of, किस टाइप ऑफ काउंट करने की? effect of lattice force, to count the effect of lattice force। lattice force या क्या कह सकते हैं? lattice force और lattice potential। ओके, lattice potential। ठीक, अब जरा समझिए। if तो थोड़ा बैक स्लाइड। हाँ सर, हो गया। if म्यूट कर लिया तो हो गई। if lattice potential, if lattice potential is strong,
मैं मतलब बता रहा हूं, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन वुड बी मोर फ्री और लेस फ्री. इफ लैटिस पोटेंशियल इज स्ट्रॉन्ग देन क्या कहेंगे आप? देन इट इज मोर फ्री और लेस फ्री. देन इलेक्ट्रॉन इज लेस फ्री. इलेक्ट्रॉन वुड बी लेस फ्री. तो क्या होगा? एम स्टार क्या होगा? लार्ज होगा या स्मॉल? लार्ज. लार्ज. अगर हम कहें क्या, इफ लैटिस पोटेंशियल इज वीक, देन अगर उसको मतलब उसको बिल्कुल क्या करेगा, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लैटिस पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन बाउंड होगा या फ्री? बताइए. बाउंड. बाउंड हो जाएंगे. अगर लैटिस पोटेंशियल वीक होगा देन इलेक्ट्रॉन वुड बी फ्री. मोर फ्री. मोर फ्री होने का मतलब क्या है? एम स्टार किसकी तरफ टेंड करेगा? एम नॉट. एम नॉट. इलेक्ट्रॉन मास ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, यस, बट इसकी तरफ टेंड करेगा. क्लियर? तो इसका मतलब लैटिस का फोर्स लैटिस पोटेंशियल में, पोटेंशियल का इफेक्ट किसमें? मास में. तो क्या चेंज किया? एक चेंज किया बस. पूरी बैंड थ्योरी में कुछ है ही नहीं हो. एवरीथिंग एल्स इज सेम. बस एम स्टार का फर्क है. तो एम स्टार का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है? ये आपको याद करना है. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दिस इज इफेक्टिव मास मैथमेटिकल फार्मूला. अब आप देख रहे हैं, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द डबल डेरिवेटिव. ग्रुप वेलोसिटी वाज डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट डेरिवेटिव, हाउएवर दिस डिपेंड्स ऑन द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ई के डायग्राम. ओके, तो ई के डायग्राम तो जीरो से डेरिवेटिव हो गया खुद. वीजी क्या हो गया? सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया. एंड ये क्या हो गया? एम स्टार सेकंड डेरिवेटिव. वीजी फर्स्ट डेरिवेटिव, एम स्टार सेकंड डेरिवेटिव पर डिपेंड करता है. ओके, अब देखिए, अब कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं. आपको अगर किसी सॉलिड के लिए ई वर्सेस के का रिलेशन दिया हुआ है, ओके, तो आप आराम से एम स्टार निकाल सकते हो और बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना फ्री या कितना बाउंड है. जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, मैं यहां पर लिख रहा हूं for completely free electron, for completely free electron, what is the energy? कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी कितनी होती है? ये होती है नहीं? यस सर. तो इसका इफेक्टिव मास कितना होगा? अब सारी चीजें इफेक्टिव मास ही हो गई बस. मतलब मास हमने छोड़ा ही नहीं, इफेक्टिव मास कर दिया सबके लिए. सबके लिए एक रूल बना दिया कि भाई अब आप मास नहीं कहोगे सॉलिड में, इफेक्टिव मास कहोगे. सबके लिए एक ही रूल बना दिया. ठीक है, तो इफेक्टिव मास किसमें टर्न हो जाएगा अगर मैं ये वाला लूंगा तो इलेक्ट्रॉन. डबल डेरिवेटिव क्या होगा इसका? 1. इसका डबल डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा? इट वुड बी h क्रॉस स्क्वायर बाय एम नॉट. एम नॉट. अगर हम इसका एम स्टार निकालेंगे तो इट वुड बी सेम एज एम नॉट. ओके, तो इसका मतलब क्या है? इफेक्टिव मास विल टर्न इनटू इलेक्ट्रॉन मास. इलेक्ट्रॉन मास. किसके लिए? इस एनर्जी के लिए. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगाओगे तो क्या होगा? यानी कि बैंड थ्योरी के सारे रिजल्ट किसमें चले जाएंगे? ठीक है, तो अब हमारे लिए जो मास है वो इफेक्टिव मास होगा. ओके, और वो इलेक्ट्रॉन मास कब ले सकता है? जब ये एनर्जी लेगा. कुछ और एनर्जी होगी तो कुछ और निकलेगा. इट वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉलिड्स. ओके, ये हो गया. इसीलिए कल जो क्वेश्चन किए होंगे हमने, कल या परसों जो क्वेश्चन किए होंगे उसमें आप देख भी रहे होंगे कहीं कहीं लिखा था इफेक्टिव मास. तो इफेक्टिव मास वुड बी इलेक्ट्रॉन मास कब? एनर्जी जब एनर्जी ये होगी. जब एनर्जी इतनी होगी तो इलेक्ट्रॉन मास में कन्वर्ट हो गया. ओके, तो रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट. ओके, बट जो इफेक्टिव मास है वो नेगेटिव भी हो सकता है. इफेक्टिव मास पॉजिटिव भी हो सकता है. इफेक्टिव मास इंफिनिटी भी हो सकता है. ओके, इफेक्टिव मास नेगेटिव भी हो सकता है, इफेक्टिव मास पॉजिटिव भी हो सकता है, इफेक्टिव मास इंफिनिटी भी हो सकता है. ठीक है, व्हाई इट इज सो. ठीक है, तो अब मैं जरा ले रहा हूं इफेक्टिव मास. ठीक है, इफेक्टिव मास डिफरेंट प्लेसेस पर क्या होगा? डिफरेंट प्लेसेस पर बैंड में क्या होगा मैं बताता हूँ. मैं फिर से एक ही के डायग्राम ले रहा हूँ.
कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी हमें आगे। मैं एक सिंगल बैंड ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ सिंगल बैंड, जिसमें क्या है, वाई एक्सिस पर है ई, ओके, वाई एक्सिस पर है ई और एक्स एक्सिस पर है के, वाई एक्सिस पर है ई, एक्स एक्सिस पर है के, ओके। तो ये जो होगा यहाँ पे ये क्या होगा, इट वुड बी प्लस पाई बाय ए माइनस पाई बाय ए एंड इट वुड बी 0। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, फर्स्ट बुलियन जोन, इट वुड बी फर्स्ट बुलियन जोन, ठीक। अब देख रहे हैं आप, ये एंटायरली पैराबोलिक नहीं है, ओके। तो बैंड के निचले हिस्से में, ओके, तो मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ पहले ही, वन ईच बुलियन जोन would be equivalent to an energy band। अब बात समझ रहे हैं, एक बुलियन जोन मतलब एक बैंड, एक एनर्जी बैंड, ईच बुलियन जोन इक्वल टू क्या होता है, एन एनर्जी बैंड। तो आप इसको मानकर चलिए एक बुलियन जोन मतलब एक बैंड, मतलब सर 1 बिलियन जोन के बाद एक बैंड गैप आएगा, और एक बैंड के बाद एक बैंड गैप आएगा, तो एक बिलियन जोन के बाद एक बैंड गैप आएगा, ये मतलब हुआ ना। ओके भाई आपको पता होगा, अगर मैं चलिए कार्बन का एग्जांपल लूं, अगर मैं कार्बन 6 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p कितना 2 6 हो गया। तो बैंड फॉर्मेशन कैसे होगा उसका, उनका बैंड फॉर्मेशन होगा ऐसे। सबसे नीचे कौन सा बैंड होगा बोलिए, कनेक्शन बैंड, सबसे नीचे वैलेंस बैंड, सबसे नीचे वैलेंस बैंड, सबसे नीचे होगा 1s बैंड, 1s बैंड, ये बैंड है पूरा भरा हुआ, पूरा खाली, भरा हुआ खाली भरा हुआ, भरा हुआ भरा हुआ। उसके ऊपर क्या होगा, 2s बैंड, बैंड। उसके ऊपर कौन सा बैंड होगा, 2p 2p बैंड स्प्लिटिंग वगैरह वो सब नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, आई एम नॉट कंसीडरिंग द बैंड स्प्लिटिंग। अब ये जो सॉलिड है, मैं आगे बताऊंगा कौन सॉलिड कैसे बिहेव करता है, इसके बीच में एक एनर्जी गैप है Eg, इसके बीच में भी एक एनर्जी गैप है Eg, Eg1 Eg2, जरूरी नहीं हो बराबर हो। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये अलाउड है या नॉन अलाउड है, अलाउड अलाउड बैंड। अब जो आप बैंड देख रहे हैं ना, हम हर एक बैंड को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम हर एक बैंड को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 बिलियन जोन एक बिलियन जोन से। एक बैंड मतलब एक बिलियन जोन आप दिखा सकते हैं,
ईच बैंड मींस एक ब्रिलियंट जोन। ओके, तो क्या होगा, एक ब्रिलियंट जोन से दूसरे ब्रिलियंट जोन में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या क्रॉस करना होगा, बैरियर या नहीं, दिस बैरियर नीड्स टू बी क्रॉस्ड, या नहीं। ओके, तो इसीलिए क्या था, अगर सिर्फ आप कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड भी बना रहे हैं तो क्या होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप होगा। Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप दिखा रहे हैं वैलेंस बैंड को फर्स्ट ब्रिलियंट जोन दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो इनर बैंड्स होते हैं ना, ये वाले, ये इनर बैंड्स है, कोर बैंड। ओके, इनको इलेक्ट्रॉनिक्स में या सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। क्यों नहीं दिया जाता, इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स वी डू नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू दीज बैंड्स, इनर बैंड, कोर बैंड। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ऑप्टिक्स, ये सब किससे डील करते हैं, किस पर डिपेंडेंट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर या इस पर, कोर इलेक्ट्रॉन्स पर, Valence electrons. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। तो ये बैंड कौन सा बैंड है फिलहाल, वैलेंस बैंड आप देख रहे हो सबसे ऊपर मोस्ट बैंड, ये कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड कहाँ होगा, खाली होगा भरा होगा, खाली खाली होगा, ऊपर होगा। खाली होगा। तो फिलहाल की बात यह है कि आपको मैंने बताया ईच ब्रिलियंट जोन एक एनर्जी बैंड है, और एक ब्रिलियंट जोन एक एनर्जी बैंड की तरह करता है। एक ब्रिलियंट जोन से दूसरे ब्रिलियंट जोन में जाने पर एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होगा, एनर्जी बैंड गैप को क्रॉस करना होगा। ओके, तो इतनी बात आप समझ लो। तो सेंटर ऑफ द ब्रिलियंट जोन, टॉप ऑफ द बैंड होगा, बॉटम ऑफ द बैंड, डायग्राम में देखो, बॉटम ऑफ बैंड, यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर ये क्या है, ये है बॉटम ऑफ द बैंड। बॉटम ऑफ द बैंड में नियरली पैराबोलिक होता है ग्राफ, इस जोन में ये क्या होता है, नियरली पैराबोलिक होता है बॉटम में। ओके, तो एम स्टार जो होता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं नियर K0, K0, इसको आप सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन कह लो या बॉटम ऑफ द बैंड कह लो, बॉटम ऑफ बैंड। एम स्टार कैसा आएगा मुझे बताओ, इसका डबल डेरिवेटिव कैसा आएगा, टेल मी क्विकली, टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास। हाँ नहीं, एम नॉट तो आएगा ही, नहीं कह रहा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। आगे चलो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पर, एक मिनट, थोड़ा सा और आगे चल के आ जाते हैं। तो ये देखो ना, फ्लैट होता जा रहा है ग्राफ, ग्राफ का स्लोप कम होता जा रहा है या नहीं, स्लोप घट रहा है, स्लोप घटा है तो इसकी ड्यूब वेलोसिटी कम हो रही है इलेक्ट्रॉन की, बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। एक पॉइंट कहीं ऐसा आएगा, एक पॉइंट कहीं ऐसा आएगा जहां ई प्रोपोर्शनल टू के होगा। ओके, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, व्हेन एग्जैक्टली ई प्रोपोर्शनल टू के, एग्जैक्टली उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका पता क्या होता है, आप मुझे बता सकते हैं, इसका ऐसे वाले का डबल डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। ऐसे वाले का डबल डेरिवेटिव होता है जीरो, है कि नहीं। तो जब ऐसा होता है तब एम स्टार कितना आएगा बताइए, इन्फिनिटी। इंफिनिटी। अब वो क्यों इंफिनिटी होता है तो बाद में करूंगा, फिलहाल आपको ये याद करना है इसमें कि कहां पर क्या होता है। जैसे ही आप यहां पहुंचेंगे, यहां कहां पर, ब्रिलियंट बाउंड्री के पास जाएंगे यहां, तो ई जो होगा प्रपोजनल टू वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा या मोर देन 1 होगा, जैसे घट रहा है ना लगातार ही। ठीक है, इसका जो पावर होगा ये वाला, ठीक है, वो क्या होगा, 1 से कम या 1 से ज्यादा। लेट्स से ये हो गया है हाफ, मैं एग्जांपल के तौर पर ही बता रहा हूं, ये जो पावर होगा ना वो 1 से कम होगा, ये बात समझना। लेट्स से इतना हो गया, ठीक है, तो नियर टॉप ऑफ द बैंड क्या होगा, यहां लिख दूं, तो यहां पर नियर टॉप ऑफ द बैंड, नियर टॉप ऑफ द बैंड, बताइए क्या होगा नियर टॉप ऑफ द बैंड, एम स्टार क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, डबल नेगेटिव लिख के देखो इसका, नेगेटिव। एम स्टार वुड बी नेगेटिव। यहां तो मैंने 3 प्लेसेस आपको बताए, ये याद रखने हैं भाई। नियर टॉप ऑफ द बैंड क्या है, इफेक्टिव मास नेगेटिव, नियर बॉटम ऑफ द बैंड क्या है, इफेक्टिव मास पॉजिटिव, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर क्या है, इंफिनिटी। एक बात और खास तौर से ध्यान रखनी है, एग्जैक्टली टॉप पर और एग्जैक्टली बॉटम पर, देखो मैं लिख रहा हूं एम स्टार टॉप किसके बराबर होगा, एग्जैक्टली माइनस ऑफ एम स्टार बॉटम,
एम स्टार टॉप वुड बी एग्जैक्टली, यानी कि अगर मैं टॉप यानी कि इस पॉइंट पर निकालूंगा ना, तो कहां है इस बैंड का? वेयर इज द टॉप ऑफ दिस बैंड? इस बैंड का टॉप है ब्रिलियंट जोन बाउंड्री है ना, एम स्टार के प्लस माइनस पाई बाई ए, दोनों में से कुछ भी ले लो, किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ व्हाट? एम स्टार किसके? ये समझ पा रहे हो आप या नहीं? ओके, तो अगर कोई आपसे पूछे कि इफेक्टिव मास नेगेटिव कहां होता है, तो क्या आंसर होगा? नियर ब्रिलियंट जोन बाउंड्री या नियर सेंटर ब्रिलियंट जोन? नियर ब्रिलियंट जोन बाउंड्री और नियर टॉप ऑफ द बेड, ठीक है डायग्राम। ओके, ये हो गया। और जितना बॉटम पर होता है मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली, जितना बॉटम यानी कि यहां पर जितना होगा एग्जैक्टली उतना ही यहां होगा, बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, बट उनके साइन कैसे होंगे? अपोजिट। अपोजिट, मैग्नीट्यूड इक्वल साइन अपोजिट। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट। ठीक है।